फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एस्टेट का जो ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, 30 और 31 तारीख को एग्ज़ाम है, होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा पहले ही कंप्लीट करवा दिया था प्रीवियस ईयर को देख के, क्योंकि भाई देखो एस्टेट का सिलेबस तो फिक्स नहीं है। क्योंकि एस्टेट का चाहे कितना ही ऑफिशियली सिलेबस आपको मिल गया हो, लेकिन एस्टेट अपने सिलेबस पर जो उसने दिया है उस पर वो फिक्स नहीं रहता। वो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ऐसा देगा जो ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगा। तो एस्टेट का एग्ज़ाम की तैयारी करने का जो सबसे स्मार्ट तरीका होता है वो क्या होता है कि आप मतलब प्रीवियस ईयर को देखें और प्रीवियस ईयर में जो जो टॉपिक वो उसने पूछ रखा है तो उसी को ही आपको करना है। और मैंने आपको जो प्रिपरेशन कराई है सब्जेक्ट की वो इसी तरह से कराई है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, वो मैंने आपको करा दी है। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी, पूरी की पूरी मैंने आपको कवर करा दी है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी मैंने आपको कराई है। जो जो टॉपिक पढ़ाए थे उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवाए थे, और बाद में मैंने 5 क्लास आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रोवाइड कराई है। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर आपको एक मैराथन क्लास दूंगी। ये मैराथन क्लास आपकी एक वीडियो में भी कवर हो सकती है, 2 में भी। ठीक है, फिर एग्जाम होने से पहले एक मैराथन फिजिक्स की आ जाएगी इम्पोर्टेंट की टॉपिक्स की, एक केमिस्ट्री की और एक बायोलॉजी की। ठीक है, जिससे आप लोगों का एक क्विक रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, तो मैं तो यही मतलब दुआ करती हूँ कि आप सभी का स्टेट एग्ज़ाम है वो क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन। यहाँ पर आपको वर्क डन निकालना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो काम किया गया है। ठीक है, पार्टिकल है जिसका मास है 60 ग्राम है और उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, और स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व करते हो तो सबसे पहले ये देखो कि उसमें निकालना क्या है। इसमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है और हमें डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स हमारे पास होता है मास इंटू एसिलरेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें एसिलरेशन तो गिवन नहीं है ना, हमें क्या गिवन है, हमें मास गिवन है। तो इसका मतलब हमें पहले जो एसिलरेशन है उसको किसकी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, वेलोसिटी या स्पीड की फॉर्म में, क्योंकि उसने हमसे क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। ठीक है, और हमें पता है कि एसिलरेशन वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस में at। ठीक है, बट इसमें क्या है, पार्टिकल्स है वो वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, तो वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, और हमें पता है ड्यू टू ग्रेविटी जो एसिलेशन ग्रेविटी होती है हमारी क्या होती है, नीचे की साइड, यानी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ए होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ पे जो एसिलेशन होगा वो किसके कारण होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, और अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, u माइनस का gt। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, v इक्वल टू यू माइनस gt। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम एसिलरेशन की निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमें, भाई वो फेंका गया है पार्टिकल और 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल है 0। ठीक है, तो यहाँ से हम पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, कौन से वाले में, v इक्वल टू यू माइनस का gt। ठीक है, v क्या है 0 है, u हमारे पास 10 है, g कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम हमें निकालना है, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना आ गया 1 सेकेंड। अब हमें पता है वेलोसिटी हमें पता चल गया, u पता चल गया, t पता चल गया, तो a हम निकाल लेंगे। तो v यहाँ से यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये 0 है, ये माइनस का 10 है, तो इधर से टाइम आएगा तो 1 इक्वल टू ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की, यानी माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो a पता चल गया हमें। अब फोर्स क्या है हमारे पास में, मास इंटू एसिलरेशन। ठीक है, मास कितना दे रखा है 60 ग्राम, तो इसमें हमें इसको किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। एसिलरेशन है 10 माइनस का, तो माइनस का 0.6 क्या आ जाएगा, न्यूटन। तो ये तो फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, s की वैल्यू। तो हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर माइनस का 2as, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें हमें v पता है, हमें u पता है। ठीक है, और इसमें a पता चल गया, तो s हम निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले में पुट करके जब हम निकालेंगे तो s हमारे पास आएगा 5 मीटर, बस हमें पता चल गया, और w हम निकाल लेंगे। तो फोर्स हमारे पास माइनस 0.6 था, s हमारे पास 5 है, तो वर्क डन हमारे पास कितना आया, माइनस का 3 जूल। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है एस्टेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो
वो इनकरेक्ट है, आपको ये बताने हैं। तो यहाँ पे इसने बोल रखा है रेसिस्टेंस ऑफ वायर, आप किसी भी ऑप्शन में देख लो इसने रेसिस्टेंस ऑफ वायर की बात कर रखी है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो भाई, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है किसके, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। और फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूला से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर। अब ये कह रहा है कि इनकरेक्ट बताना है, ये कह रहा है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये भी सही है भाई, मैंने बता दिया कि रेसिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, कि जो रेसिस्टेंस होता है वायर का वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात भी सही है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। भाई हमने क्या पढ़ा है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली रिलेट होता है एरिया के, डायरेक्टली कब से होने लग गया, तो इसका मतलब यही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि डैश ऑफ एन आई कंटेन अबाउट 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व फाइबर, मतलब ये कह रहा है कि आई का कौन सा पार्ट होता है जिसमें 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व फाइबर्स होती है। नर्व फाइबर क्या होती है, जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो भाई कहाँ प्रेजेंट होता है, रेटिना के अंदर, क्योंकि जब लाइट पड़ती है तो रेटिना पर इमेज बनती है। तो रेटिना में क्या होती है, रेटिना के साइड में क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है, ये ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो जैसे ही इमेज बनती है तुरंत ब्रेन को सिग्नल मिलता है, और ब्रेन क्या करता है, उन सिग्नल को इमेजेस के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेटिना। उसके बाद आप ये पढ़ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए सॉलिड फ्लोटिंग विद अ पार्ट ऑफ इन इट फ्लूइड, मतलब ये कह रहा है कि सॉलिड है, ठीक है, वो लिक्विड के किसी पार्ट में फ्लोट कर रहा है, तो उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। ये कह रहा है कि ओवरऑल डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कि जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी है वो लिक्विड जो फ्लूइड है जिसके अंदर वो फ्लोट कर रहा है उसकी डेंसिटी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि भाई इसने पहले ही बोल दिया कि सॉलिड फ्लोट कर रहा है, और सॉलिड एक ही केस में फ्लोट करता है कब, जब सॉलिड की डेंसिटी कम होती है किससे, फ्लूइड की डेंसिटी से, क्योंकि डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो डेंसिटी कम होगी, हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, अगर डेंसिटी कम होगी तो मास भी क्या होगा, कम। तो इसका मतलब मास कम होगा तो इजीली क्या करेगी, वो फ्लोट करेगी। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो क्या होगी हमारी, इनकरेक्ट। उसके बाद फिर कह रहा है द वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड इक्वल टू द वेट ऑफ सॉलिड, मतलब जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होता है उसका जो वेट होता है वो सॉलिड के वेट के बराबर होता है। तो ये बात भाई सही है। भाई मान लो मैंने बोला कि ये है डब्बा, इसके अंदर पानी है, मैंने इसमें कोई भी सॉलिड ब्लॉक डाल दिया, तो ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा ना, निकलेगा, ठीक है, उसका जो वेट होगा वो बराबर होगा सॉलिड के वेट के, ठीक है। जितना सॉलिड का वेट होगा उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उतने ही वेट का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ सेकंड जो हमारी इक्वेशन है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2, और ओनली 2 किस में है, ए के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्या कह रहा है कि एक बॉल है उसको वर्टिकली मतलब फेंका गया है, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये कह रहा है कि किस हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी ओरिजिनल वैल्यू का हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पता कर लेंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन अब भाई ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो जी की बात यहाँ पर होगी, कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन का हाफ होनी चाहिए, ठीक है। तो किस हाइट पर ऐसा होगा, तो इसका मतलब पहले हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। मास इस यहाँ पे गिवन नहीं है तो यहाँ से हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 इंटू एम, ठीक है। अब उसने लास्ट में क्या कहा है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का क्या है, हाफ है। तो हम यहाँ से इसका हाफ कर लेंगे, तो यहाँ से हाफ कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 इंटू में एम, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रिलेशन होता है, mgh क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो m कॉमन आ जाएगा, m से m यहाँ पे कट जाएगा, 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, gh, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक बैट्समैन है जो किसी बॉल को हिट कर रहा है, स्ट्रेट बॉल को हिट कर रहा है डायरेक्शन में, ठीक है, और उसकी इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड जो कि चेंज नहीं हो रही है।
बॉल का मास है 0.2 किलोग्राम है। तो ये कह रहा है कि इम्पल्स आपको बताना है। तो इम्पल्स क्या होता है भाई, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। फोर्स क्या होता है हमारा एम में, क्योंकि क्यों लिख रहे हैं हम इसे यहाँ पे, फोर्स का फॉर्मूला एम में, क्योंकि यहाँ पे मास गिवन है, ठीक है भाई। जो न्यूमेरिकल होता है ना उसमें हमें हिंट दे देते हैं, मिल जाती है वहाँ पे। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हिंट हमें मिल जाती है कि हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हमें निकालना है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस में 80, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो यहाँ पे a क्या होगा, माइनस g, ठीक है। तो यहाँ से a निकाल लेंगे तो a क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। सब कुछ इसने हमें गिवन है भाई। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, टाइम 1 है, तो यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब टाइम है, ये क्या कह रहा है कि भाई पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनकमिंग जाने में और आने में, ठीक है, 1 प्लस यानी 2 सेकंड का टाइम लगेगा। भाई क्वेश्चन में गिवन है ना, यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि एक बैट्समैन है वो हिट कर रहा है बॉल को बॉलर की स्पीड में विदाउट चेंजिंग इन इनिशियल स्पीड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अज्यूमिंग लीनियर मोशन ऑफ बॉल, मतलब पहले वो जा रही है फिर आ रही है, तो 1 सेकंड जाने में लगा कि उसने 10 मीटर पर सेकंड बोला है, तो 1 सेकंड जाने में और 1 सेकंड आने में। तो यहाँ से क्या होगा, फोर्स हमें पता चल गया, टाइम हमें पता है, तो यहाँ से इम्पल्स कितना आ जाएगा 2.4 नैनो सेकेंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु आउट ऑफ द फॉलोइंग हैड फाउंड आउट द एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ जी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कह रहा है कि यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, उसकी वैल्यू को किसने फाउंड किया था। तो भाई ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू को फाइंड किया था। कब किया था, 1978 में। जी की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट इन एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर डज नॉट डिपेंड इन। ये कह रहा है कि जो वोल्टेज है या करंट है उसका जो अमाउंट है यहाँ किस पर डिपेंड नहीं करता। तो भाई जो वोल्टेज है या करंट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो किस किस पर डिपेंड करता है। एक तो भाई स्पीड पर डिपेंड करेगा, ठीक है, जिस स्पीड से कोयल या मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स, कोयल में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी उतना ज़्यादा करंट वहाँ पर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा करंट भी उतनी ज़्यादा होगी, तो स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। परमानेंट मैग्नेट के पोल्स पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर। आपको बताना है कि यहाँ पे बैड कंडक्टर कौन सा है। तो भाई जितने भी मेटल होते हैं हमारे गुड कंडक्टर होते हैं। तो सिल्वर मेटल हो गया, एल्यूमिनियम मेटल हो गया, कॉपर मेटल हो गया। बचा कौन, बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है, ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, याद रखना। जो बेकेलाइट होता है ये प्लास्टिक का टाइप होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो ये इंसुलेटर है इसलिए ये बैड कंडक्टर होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की सेकंड लॉ क्या कहती है कि भाई जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। किसके होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। पहला कह रहा है कि जब स्विमिंग होती है तो उसके दौरान हम वाटर को क्या करते हैं, आगे की पुश करते हैं पीछे की तरफ अपने हाथ से और अपने पैरों से, ठीक है, और उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। दूसरा कह रहा है पर्सन है वो गेट्स हर्ट व्हेन ही फॉल्स ऑन अ सीमेंट या फ्लोर। मतलब कोई भी पर्सन होता है जब वो सीमेंट के फर्श पर गिरता है तो उस पर ज़्यादा चोट लगती है। सी कह रहा है कि जब भी कोई बस स्टॉप करती है पैसेंजर जो उसमें खड़ा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जब भी कोई एक पर्सन बोट से जंप करता है तो बोट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो भाई जो पहला वाला था कि जब कोई भी स्विमर तैरता है तो वो क्या करता है, अपने हाथ से पानी को पीछे करता है तो पानी बदले में उसको आगे की तरफ भी तो धकेलता है। तो ये तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। कोई भी बस स्टॉप पैसेंजर कोई भी एक बस है उसके अंदर पैसेंजर खड़ा है, ठीक है, और अचानक से बस रुक जाए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। तो ये फर्स्ट लॉ का है, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ठीक है लॉ ऑफ इनर्शिया पर बेस है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। अब बोट से जब हम उतरते हैं तो हम बोट को अपने पैरों से जितना धकेलते हैं तो बदले में क्या करते हैं, बोट भी तो हमें आगे की तरफ धकेलते। तो ये भी थर्ड लॉ का एग्जांपल है। इसने हमसे सेकंड लॉ का पूछा है तो हमारा क्या होगा, बी, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड। कि यहाँ पे फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो किस किस पर डिपेंड करता है, आपको ये बताना है। तो भाई फ्रिक्शन फोर्स जितनी ज़्यादा मतलब सरफेस स्मूथ होगी, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा उतना ही कम होगा
ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी चीज़ को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सरफेस जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी तो क्या होगा, हमारे जैसे मान लो हम स्मूथ सरफेस पर खड़े हैं, ठीक है, तो हम हमारे पैर के और जो ज़मीन है उन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो इसका मतलब उनके जो ब्लॉक्स हैं वो आपस में क्या होंगे, कम अटैच होंगे। ठीक है, तो हम इजीली फिसल जाएंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। ठीक है, तो स्मूथनेस पर डिपेंड करेगी। दूसरा किस पर डिपेंड करेगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड करेगी। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2। तो ये चीज़ आप देख लेना कि फ्रिक्शन फोर्स है वो किस किस पर डिपेंड करता है, स्मूथनेस और रफनेस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल फोर्स जो एक्ट कर रहा है स्लाइडिंग बॉडी पर उस पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। आगे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉनकेव मिरर नॉट यूज। कॉनकेव मिरर किस में यूज नहीं होता है, साइड मिरर फॉर ट्रक्स, डेंटिस्ट मिरर, लार्ज मिरर, ठीक है, और टॉर्चेस। देखो ट्रक्स है या फिर कोई भी व्हीकल है उसके साइड मिरर में तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है, डेंटिस्ट जो होता है, डेंटिस्ट है, मान लो आप चेकअप कराने जा रहे हो अपने टीथ का, तो उसमें लेंस का यूज़ करते हैं, तो वो कॉनकेव लेंस होता है साइज बड़ा देखने के लिए। ठीक है, दूसरा जितने भी हमारी जैसे सोलर फर्नेसेस होती हैं, ठीक है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे लार्ज मिरर होते हैं, उसमें भी कॉनकेव होता है। टॉर्चेस के अंदर भी कॉनकेव होता है। उसने पूछा है हाँ कॉनकेव मिरर नहीं होता, तो साइड मिरर जो होता है इसमें कॉन्वेक्स यूज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज डिक्रीजिंग। तो पोजिशन टाइम ग्राफ आपको बताना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो पोजीशन की रेट है वो डिक्रीज कर रही है। तो भाई ये पोजीशन है, ये टाइम है। देखो इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन बढ़ रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। पोजीशन टाइम, देखो यहाँ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन बढ़ रही है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें तो पोजीशन कांस्टेंट आ गई, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये तो। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा, डी। ठीक है, डी कैसे होगा देख लो कैसे होगा। देखो जैसे जैसे इसमें टाइम की वैल्यू बढ़ रही है पोजीशन है हमारी घट रही है, क्योंकि पोजीशन वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक बुलेट है, ठीक है, और उसका मास है 0.05 किलोग्राम का। वो फायर होती है गन से, वेलोसिटी है 120 मीटर पर सेकंड की। गन का मास 4 किलोग्राम दे रखा है, तो रिकॉइल वेलोसिटी यहाँ पर निकालनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर लग जाएगा, यानी जो बुलेट का मोमेंटम है वो बुलेट के गन के मोमेंटम के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कैसा होना चाहिए, कंजर्व। बुलेट का मास, अब मूवमेंट क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो बुलेट की तो हमें मास भी दी है, वेलोसिटी भी दी है। गन का हमें मास दिया हुआ है, रिकॉइल वेलोसिटी नहीं दी है, ये हमें निकालनी है। तो फॉर्मूले में पुट करके यहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैन बी हार्डनेस ऑल द टाइम। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हर समय उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, रिन्यूएबल आपका मतलब है कि जिसको हम एक बार यूज़ कर ले हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं बार बार। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जिनको हम एक बार यूज़ कर ले तो दोबारा हम उनको यूज़ नहीं कर सकते और उनको बनने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी भाई हम जब चाहे हम यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट कोड, तो भाई तीनों ही हमारे हैं। तो आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, क्या पूछा इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल्स एनर्जी सोर्सेज कैन बी हार्नेस ऑल द टाइम। तो भाई इसमें जियोथर्मल एनर्जी आएगा। ठीक है, क्योंकि सोलर एनर्जी तो देखो जब धूप नहीं होगी तो आप क्या यूज कर सकते हो, नहीं, जैसे सर्दियों में धूप नहीं रहती तो जो आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो सोलर प्लेट्स आपने लगा रखी है तो जब सन ही नहीं होगा तो चार्जेस नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें डी है। जियोथर्मल एनर्जी ऐसी होती है कि उसको हम हर टाइम यूज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी तो हम सिर्फ दिन के टाइम पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जियोथर्मल एनर्जी ऐसी होती है जिसको हम हर टाइम यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट है, एक व्हीकल है जो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है। तो ये कह रहा है कि उसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो भाई आपने देखा कि एक व्हीकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या क्या इसमें सही है। तो देखो पहला कह रहा है कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, पहला क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल इज ऑलवेज बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल। देखो ये व्हीकल है,
ठीक है, मान लो ये व्हीकल है, ठीक, और इसने यहाँ से शुरू किया और ये घूमते हुए यहाँ पर आ गया, तो ये तो इसकी डिस्टेंस होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई, ये इसका इनिशियल पॉइंट था और आके ये यहीं रुका, तो यही इसका फाइनल पॉइंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसकी 0 हो गई, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस हो गई, तो टोटल डिस्टेंस मतलब एक सर्कल की सरकमफ्रेंस वो कितनी होती है 2πr, तो इसका मतलब डिस्टेंस हमारी क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें तो क्या बोल रखा है, इसने इक्वल बोल रखा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो लेस होगी, अरे भाई लेस क्यों होगी, ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट सी, ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगी और डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल विल बी 0, नहीं भाई ये नहीं होगी। नेक्स्ट है डी, ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस जो व्हीकल के द्वारा कवर की जाएगी वो हमेशा ग्रेटर होगी डिस्प्लेसमेंट से, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन जनरली यूज सीरीज कनेक्शन, तो इसमें से बताना है कि कौन सा कनेक्शन जनरली सीरीज कनेक्शन यूज करता है। तो हाउस होल्ड अप्लायंस, जितने भी हाउस होल्ड अप्लायंस होते हैं वो सीरीज में होते हैं, नहीं भाई। अगर सीरीज की क्या होती है, देखो सीरीज की ड्रॉबैक्स ये होती है कि अगर एक सोर्सेज आपका कोई भी एक अप्लायंस खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा सर्किट खराब हो जाता है। और घरों के अंदर हमारे हर रूम के अंदर अलग अलग लाइट होती है, अगर हम वहाँ पे सीरीज कर देंगे तो अगर एक रूम की लाइट चली गई तो सारे के सारे घर की लाइट चली गई, तो इसका मतलब वहाँ पे तो पैरेलल होना चाहिए, तो इसका मतलब हाउस होल्ड में तो पैरेलल होता है। फिर कह रहा है कि स्मॉल बल्ब्स डेकोरेशन ऑन दीपावली, भाई जो लड़ी हम लगाते हैं तो वो तो सीरीज में होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड, क्योंकि उसने सीरीज पूछ रखा है, तो ओनली सेकंड यानी सी इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि एक कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है कॉन्वेक्स मिरर की 4.00 मीटर, और बस है वो डिस्टेंस दे रखी है 6.6 मीटर की मिरर से। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो पहले आपको ये न्यूमेरिकल निकालना पड़ेगा। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसने दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r = 2f होता है, तो यहाँ से हम f निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4/2 कितना हो जाएगा, 2। v की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू हमें दे रखी है इसने, क्योंकि बस की डिस्टेंस बोल रखी है ना, तो यहाँ से हम यहाँ पे मिरर दे रखा है, तो मिरर फॉर्मूला हम लगा लेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। f हमें पता है, ठीक है, और v हमें निकालना है, और u हमें पता है। तो u देखो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब ये यहाँ पे इसने कॉनकेव दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो यहाँ से हम इसको रखेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 मीटर, ठीक है। कितना आएगा, 1.5 मीटर, और मैग्निफिकेशन आएगा 1 से छोटा यानी 0.25 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इसने बताना है कि इमेज है वो वर्चुअल होगी, ठीक है, और ये कह रहा है कि जो मिरर है ये कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, तो ये तो सही है। तो भाई इसमें ना फोर्थ ऑप्शन है ना कटा हुआ है, तो उसमें ना ये है कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसका साइज बड़ा होगा, तो इसमें साइज बड़ा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आई है, 0.25, 1 से कम है, तो छोटा होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें कट है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। आगे वाला चलो, ये कह रहा है कि द इमेज फॉर्म इन द आई ऑफ 14 पर्सन ABC आर शोन इन डायग्राम। ये कह रहा है कि 14 पर्सन हैं, उनकी आई की इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, तो ये बताना है कि कौन सा डायग्राम है, ठीक है। ये 3 डायग्राम आपको दिए हैं, तो ये कह रहा है कि पर्सन है उसको नीड है डाइवर्ज लेंस की। सेकंड कह रहा है कि जो सी है वो मायोपिया से सफ़र कर रहा है, और पर्सन बी है उसमें किसी भी टाइप का विज़न प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये कह रहा है कि ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। सेकंड कह रहा है ओनली सेकंड एंड थर्ड, सी कह रहा है तीनों ही, या डी कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो भाई देखो जो ऑप्शन ए है ये हमारा नियर साइटेडनेस का केस है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। क्या है, फर्स्ट और थर्ड है, ये गिवन बिलो क्या पूछ रखा है इसने, स्टेटमेंट करेक्ट। तो देखो भाई पर्सन ए नीड्स डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब ए की देखो ये है ए का डायग्राम, तो भाई ये हमारा नियर साइटेडनेस का केस है, तो इसका मतलब यहाँ पे नियर साइटेडनेस में हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि सी इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। अब चलो सी को देखते हैं हम, सी ये कह रहा है मायोपिया, नहीं भाई ये मायोपिया को से सफ़र नहीं कर रहा। बी कह रहा है कि पर्सन बी डज नॉट हैव एनी विजन प्रॉब्लम, तो बी को चलो, हाँ बी में कोई भी यहाँ पे
प्रॉब्लम नहीं हो रही, देखो ये यहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब बी हमारा सही है। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा इसका राइट आंसर होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक है, ए इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बी वाले पर्सन में आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें कह रहा है कि कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये कह रहा है कि फर्स्ट, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट परसीव बाय द आई डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ व्यू ऑफ आई, ठीक है। दूसरे कह रहा है कि ह्यूमन आई आर वेरी सेंसिटिव टू येलो ग्रीन लाइट, ठीक है, हुज वेवलेंथ इज 5550 एंगस्ट्रॉम। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है। देखो भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज है जो आई के द्वारा परसीव किया जाता है, अनुभव किया जाता है, वो आई के एंगल ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और येलो जो लाइट होती है ना, उसके लिए जो ह्यूमन की आई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है, क्योंकि किसकी वेवलेंथ ये होती है। तो इसमें दोनों ही करेक्ट हमारी क्या है, सही है। इसने इनकरेक्ट पूछ रखा है, तो इनकरेक्ट तो इसमें कोई है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, नाइदर 1 और नॉर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब किस में इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मतलब पहले आप उसको किस स्विच में लगाओगे, वायर को, और फिर वो वहाँ पे मैकेनिकल वर्क करेगा, तो इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी देगा। तो भाई टेबल फैन है, टेबल फैन है, ठीक है, मान लो ये टेबल फैन है, ये आपने स्विच इसका ये वायर स्विच में लगा दिया, तो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तभी तो इसका जो अंदर वाला फैन है वो रोटेट करेगा, यानी मोशन में आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये तो भाई लाइट हमें देता है, जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं तो ये लाइट देता है, ठीक है, हीट भी देता है। एलईडी, लाउड स्पीकर से तो क्या होता है, जब हम उसको लाइट के अंदर लगाते हैं तो साउंड एनर्जी देता है। उसने हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रखा है, तो ए इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल। तो जब मैंने आपको कोल चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, पीट होता है, ये सबसे लो क्वालिटी का होता है, फिर उसके बाद उससे हाई क्वालिटी का लिग्नाइट होता है, फिर उसके बाद बिटुमिनस होता है, और सबसे हाई क्वालिटी का कौन होता है, एंथ्रासाइट, जो सबसे बेस्ट होता है। अब एंथ्रासाइट तो ऑप्शन में है नहीं, तो बिटुमिनस होगा, तो डी इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये आप पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। भाई काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वही ऐसी एनर्जी होती है जो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। तो इसमें क्या आएगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ जाएगा ए ऑप्शन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, तो ये तो हाइट पर भी डिपेंड करती है, तो इसका आंसर सिर्फ ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना, तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है, मेटल का कार्बोनेट है और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है, वाटर देता है, और यहाँ पे बताना है फिलिप्स में क्या आएगा। तो एक चीज़ याद रखना, चाहे मेटल का कार्बोनेट है चाहे मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दोनों जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे सोल्ट बनता है, पानी बनता है, और CO2 बनता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा, तो बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग 0.7 मोल ऑफ N2 गैस। तो मास यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, मोल गिवन है, तो भाई मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन वेट अपॉन में मोलरक्यूलर वेट, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 0.7, वेट ये कह रहा है मास निकालो, तो ये तो हमें निकालना है। अब एक N है, इसका वेट 14 होता है, पर इसने N2 गैस है, तो 2 का कितना हो गया, 28, तो यहाँ से इसको 28 करेंगे। अब वेट निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.7 इंटू में 28, कितना आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 19.6 ग्राम। जब इसको सोल्व करोगे तो 19.6 क्या आएगा, ग्राम आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये कह रहा है व्हाट विल बी द सिम्टम ऑफ अ डिजीज इफ द टारगेट ऑर्गन इज लंग्स। मतलब अगर टारगेट ऑर्गन लंग्स होता है, डिजीज का सिम्टम्स क्या होगा। तो भाई लंग्स जब भी अफेक्ट होता है ना, तो कफ, और वहाँ पे क्या होता है कि सांस फूलने लग जाता है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। लंग्स जब अफेक्टेड होता है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, लंग्स जब भी अफेक्टेड होता है तो वहाँ पे ब्रीथिंग का केस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि ये कह रहा है कि ये 1 एटॉमिक मास की यूनिट की डेफिनेशन है, सीधा सीधा
और इसमें आपको याद रखना है कि इसमें हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो देखते हैं ना वो कार्बन 12 का देखते हैं, और कार्बन 12 का होता है 12, तो इसका आंसर क्या होगा 12। ये एक एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है, तो इसका आंसर होगा 12 सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन है, कौन सा क्रिएट करती है, थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे बताना है क्या काम करती है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, प्रोटीन और जो फैट होती है मेटाबॉलिज्म बॉडी में उसको रेगुलेट करती है। तो दोनों ही बातें सही हैं, तो आंसर होना चाहिए इसका 1 और 2, तो सी आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि क्लस्टर ऑफ आयन दैट एक्ट एज एन आयन आर कॉल्ड। तो एटम्स का जो क्लस्टर होता है जो आयन की तरह एक्ट करता है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब एटम का क्लस्टर होता है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया था फॉस्फेट है। ठीक है, अब इसमें देखो एक फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है, तो पूरा एटम का समूह है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज है, तो ये आयंस की फॉर्म में आ गया, तो इसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो कल की क्लास में हम इसको करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये मैराथन समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।